नमस्कार। हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और अफ़गानिस्तान की स्थिति को लेकर हम सब चिंता में हैं और ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर फिर से तालिबान का कब्ज़ा हो गया है और तालिबान ने जिस तरीके की हरकतें शुरू की हैं, उससे सब लोग चिंता में हैं अपने तरीके से। लेकिन इस बीच में एक वर्ग की बातें ऐसी भी रहीं जिसमें ये कहा गया कि तालिबान से का कि आने का अफ़गानिस्तान में स्वागत किया गया, जबकि देश से उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया भर में जो भी क्रिया-प्रतिक्रिया होती है, उसपे लोगों के अपने-अपने तरीके से बयान आते हैं। और एक दिन पहले ही प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह साहब ने अपने तरीके से एक अलग प्रतिक्रिया की और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान में जो कुछ लोग खुशियाँ मनाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। तालिबान का होना, तालिबान का किसी देश की सत्ता पे आना बहुत ही खतरनाक कदम है। ये उनके अपने विचार थे। 1 मिनट के वीडियो में उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखी। ये बात दूसरी कि नसीर साहब पहले भी कई मुद्दों पे अपनी राय रखते रहे हैं और उनसे कुछ मत भिन्नताएँ भी हो सकती हैं आपकी। इस पूरे मसले पर आज हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल और वो भी बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं, सभी लोग अपने-अपने समाज में अपने-अपने तरीके से। हमारे साथ हैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब, मुख्य इमाम भारत और अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय इमाम संगठन के। जफ़र तरेश वाला साहब भी होंगे हमारे साथ में, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं और इसके साथ-साथ प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तरबियत अभी उन्होंने प्रोग्राम चलाया एक नए तरीके से, जिसमें वो नए लोगों को शिक्षित करते हैं और हमारे साथ हैं महमद आब्दी साहब जो वकील हैं और एक प्रगतिशील मुस्लिम के साथ-साथ कल्चर बाज़ार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अपनी बात रखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इमाम साहब सबसे पहले मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगा कि जी। ये जो बातें अभी देश में हो रही है, विश्व में जो कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, उससे देश के मुसलमानों का आप कितना मतलब समझते हैं? देखिए, ये चूँकि अभी जो सारा अफ़गानिस्तान में जो भी कुछ हुआ, पूरे इस खित्ते के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, बहुत हसास मसला है ये। और मैं समझता हूँ कि चूँकि इसमें देश का जो मुसलमान है, वो क्या सोचता है? देश का मुसलमान वही सोचता है, जो हमारी भारत सरकार की पॉलिसी और डिप्लोमेसी है। और जी। चूँकि अभी सरकार जो है, भारत सरकार अपनी तमाम वेट एंड वॉच पर है, सारी चीज़ों की सब चीज़ों को बहुत बारीकी नज़र रखे हुए हैं। चूँकि सरकार है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अभी जो सबसे बहुत अच्छा काम जो हुआ, मुझे लगता है कि जो सबसे पहला जो काम हुआ कि जो वहाँ पर तमाम जो भारतीय फँसे हुए थे, राजनयिक थे, तमाम सबको उनको लाया गया। और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ, जो ई-वीज़ा का सर्विस भी जो भारत ने शुरू करी वहाँ से, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अभी वहाँ के हालात, वहाँ के मामलात भारत सरकार पूरी वॉच कर रही है। तो जो भारत सरकार की पॉलिसी है, वो भारत के मुसलमानों की पॉलिसी है। भारत का मुसलमान कोई अलग मुसलमान थोड़ी है। हम सब भारतीय हैं। मुश्किल ये है कि हमारी पहचान आप हमसे मज़हब से कर देते हो। आप भारतीय मुसलमान बना देते हो, भारतीय हिंदू बना देते हो, भारतीय ईसाई बना देते हो। अरे भाई, हमारी पहचान हमारे भारत से है भाई। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी पहचान अलग, इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो पहचान है, वो भारतीय की है। तो इसलिए मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही यही है कि आपका सवाल कि भाई भारतीय मुसलमान क्या सोचता है, आप ये कहिए कि हर भारतीय क्या सोचता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हर भारतीय वही सोचता है जो भारत की और भारत सरकार की पॉलिसी चल रही है और जो भी फैसला आएगा। बहुत सही बात आपने कही कि इसको हिंदू मुसलमान के तरीके से ना सोच करके एक भारतीय होने के नाते सोचना चाहिए और उसी तरीके से बात की जानी चाहिए, चाहे वो मैं करूं या आप करें।
लेके जाओ यहाँ से। जी, हमारे साथ अब जफर सरेशवाला साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जफर साहब आपका, कि आपने इतने व्यस्त समय से समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि अब बात तालिबान को लेकर के थोड़ी बहुत की जा रही है, जिसका मैं तो इस बात से ही पहले मानता रहा हूं कि इसको हिंदू मुसलमान की हैसियत से ना देख करके, लेकिन फिर भी क्योंकि टेलीविजन और मीडिया और अपने अपने तरीके से लोग समाज उसको उसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूर्व में उसकी सियासत ऐसी रही है, चाहे वो देशी नीति को मतलब देश में हुई नीतियों को रही हो लेकर के, या विदेश में हुई घटनाओं को लेकर के रही है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, तालिबान के मसले को दुनिया के हिसाब से और अपने देश के हिसाब से आप कैसे देखते हैं जफर साहब? देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा, ये बिल्कुल ये एक जियोपॉलिटिक्स जो है दुनिया में, ये उसका हिस्सा है। ये हिंदू मुसलमान का सब्जेक्ट ही नहीं है। और तालिबान यानी बहुत सारे लोग जो है, जब तालिबान की बात होती है तो मुसलमानों को उससे जोड़ते हैं, या कुछ लोग हमारे मुल्क में, बहुत नहीं, यानी 25 करोड़ की आबादी में 10, 12, 15 ने तालिबान की सराहना की है, तो वो भी गलत है, ये भी गलत है। भाई, तालिबान के मामले में जो हमारी सरकार है, अगर आपने देखा होगा कि हमारी सरकार का पूरा जो रवैया है इस मामले में, वो ऑलमोस्ट इस तरह से है जैसे तेल देखो तेल की धार देखो। यानी हमारा सरकार का जिस तरह से बखूबी उन्होंने अपने लोगों को वहां से यहाँ लाए, और हमारी पहले भी कि जब वो कतर में उनकी गवर्नमेंट थी, इसलिए कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। 2020 की फरवरी में अमेरिका ने इनके साथ डील किया था, ट्रम्प साहब करके आए थे वो पूरा, अगर आप देखें उसमें हर बात थी जी। यानी अगर किसी ने वो देखा हो तो मालूम था कि वो उनकी हुकूमत आने ही वाली है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, आने ही वाली थी। और एक्चुअली बाइडेन साहब ने तो वो जो अमेरिका ने मुआहदा किया था उसको कंप्लीट किया। तो हमारी गवर्नमेंट का भी एक जो बोलते हैं ना बैक डोर या बैक चैनल, इसलिए कि एक मुल्क है भाई हिंदुस्तान, कोई छोटी मोटी एक मुल्क के अंदर दुनिया में हमारी मुल्क की एक बहुत बड़ी हैसियत गिनी जाती है, तो हम उसमें ना हो ये समझने बाहर की बात है। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले हमारे जो एम्बेसडर है कतर में, वो मिले तालिबान की जो लीडरशिप है उनके साथ। और एक बात हम कभी भूल नहीं सकते कि देखिए हिंदुस्तान का 3 बिलियन से 5 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट है, और उस बात का एतराफ तो खुद तालिबान कर रहे हैं कि भाई उनकी जो पार्लियामेंट है, वहां की सड़कें हैं, उनके वहां जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, पावर प्लांट है, उसका सारा काम जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया है, तो वो उसका इनकार नहीं कर सकते। तो तालिबान को मालूम है, यानी हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ है, यह हिंदुस्तान से उनको क्या मिल सकता है, वो उसके मामले में वो बिल्कुल बखूबी वाकिफ है। तो मैं नहीं समझता कि तालिबान की हुकूमत से हिंदुस्तान को कोई डर की बात है, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि उनके जो स्थानिक जाई जो साहब जो हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो वो हैं, वो हमारे यहाँ देहरादून में पढ़े हैं, 83 तक 4 साल उन्होंने यहाँ पढ़ाई की है। और देखिए ये जो तालिबान, इससे कि मैं वो पुराने तालिबान को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा उनसे राब्ता था उस जमाने में, जब 96 से 2001 तक जब उनकी हुकूमत थी, मैं इंग्लैंड में था, उस जमाने में वो इंग्लैंड अमेरिका आते जाते थे। तो उस जमाने में भी उनको मैं जो कहता था जब मैं मिलता था, तो कि भाई देखो आप ये सब चीजों में मत पड़ो, यानी ये औरत क्या लिबास पहनती है नहीं पहनती, क्या ये आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कि आप अफगानिस्तान को एक हुकूमत दो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत दो, आपके लोगों के लिए क्या फलाह और बहबूदी के लिए क्या है, वो उस वक्त उन्होंने गलती की। अच्छा, ये बात उनको पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर और इस्लामिक स्कॉलर भी ये समझाते थे तब भी, और अब भी वो लोग समझा रहे हैं। वो देखिए, तालिबान, ये समझना कि तालिबान पर पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई की चलती है, ये बिल्कुल नहीं है। तालिबान पे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी चलती है, इसलिए कि बहुत सारे तालिबान जो हैं वो उनके मदरसे में पढ़े हैं, और उनकी सबकी, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं
वो उनको ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं और अभी कहते हैं कि देखो ये गलती दोहराना मत जो तुमने 2001 में और 2000 में दोहराई थी। अब जो है तुम फिक्र इस पर करो कि तुमको मुल्क चलाना है। और मुल्क जो है, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं जो उस वक्त एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने इनको कहा था, जो मैं लफ्ज आज इस्तेमाल करता हूं कि देखो मुल्क जो है वो रुखसत से चलता है और खानका यानी मदरसा या मस्जिद वो अजीमत से चलती है। तुम मुल्क को अजीमत से चलाने जाओगे तो तबाही और बर्बादी यकीनी है। रुखसत मतलब कि जब मुल्क पे बैठता है आदमी, जब कुर्सी पर बैठता है, मैं सपोज हूं, मैं एक कंपनी का सरबराह हूं, मेरी अपनी बिलीफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं एक कंपनी का सीईओ बन गया हूं तो मेरी कंपनी में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, पारसी भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, नॉर्थ इंडिया का भी होगा, साउथ इंडिया का भी होगा। तो मुझे उस एतबार से कंपनी को चलाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे अगर मैं कंपनी को चलाने शुरू कर दूंगा तो कंपनी की तबाही और बर्बादी यकीनी है। ऐसे ही अगर मुल्क चलाना है आपको मुल्क जो है वो इस तरह से चलाना पड़ेगा। और आज भी वो बात वो पाकिस्तान के जो इस्लामिक स्कॉलर है उनको ये कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत सारी बातों से जो आ रही है, उनके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो गलती दोहराएंगे नहीं। और जैसे उन्होंने पाकिस्तान को 2 बातें कही कि भाई देखो ये आपका जो मसला है कश्मीर का वो आप जानो और हिंदुस्तान जाने, हमको इसमें मत घसीटो। और दूसरा उन्होंने कल जो सोहेल शाहीन साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ये जो इनके शाह महमूद कुरैशी हैं उनको कहा कि भाई देखो आप हमारे बारे में कुछ मत बोलो, आप अपनी बात करो, अपने एतबार से करो, हमारे मामले में। तो मैं समझता हूं कि अब जो है अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ इस तरह का मामला करेगी जैसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात है सऊदी अरब के साथ भी और हिंदुस्तान के ताल्लुकात है ईरान के साथ भी, जबकि वो दोनों आपस में नहीं है। तो हम अपना ताल्लुक रखेंगे इस तरह से। मैं समझता हूं कि तालिबान के लिए भी अक्लमंदी यही होगी कि वो हिंदुस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक रखें एक इंडिपेंडेंट। और एक और बात लास्ट मुझे कहनी है कि मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ये नहीं मानता कि पाकिस्तान का ताल्लुक वेस्ट से नहीं हो। आज ही वो उनके एक बरतानिया के एम्बेसडर मिले, उनको बहुत सारी बातें हुई। तो तालिबान जो है अब ये टेररिज्म वाला जो उनका पुराना मामला था उससे ये दूर रहेंगे, इसलिए कि नहीं तो फिर ये वेस्ट जो है, क्योंकि इनको वेस्ट की बहुत जरूरत है और वेस्ट को हिंदुस्तान की भी बहुत जरूरत है। तो मैं नहीं समझता कि वो गलतियां जो इन्होंने पहले की थी उनको ये दोहराएंगे। महमूद साहब, जफर साहब जो कह रहे हैं वो कहीं जफर साहब की ये वेलविश तो आपको नहीं लगती? क्योंकि आपने भी दुनिया खूब घूमी है, खूब समझा है, दुनिया को देखते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जफर साहब की वेलविश है कि तालिबान एक जो अभी वर्तमान रूप है तालिबानों का वो पुराने रूप में नहीं रहेगा और एक जब सरकार में आएगा तो एक सरकार की हैसियत है, वैसे उनको सरकार चलाना अभी तक का उनका अनुभव नहीं है, तो क्या वो एक ये सिर्फ इनकी वेलविश है या सचमुच ऐसा होने जा रहा? आपकी निगाह में क्या है? मैं ऐड कर लूं 1 मिनट, मैं ऐड करूं। हाँ। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो गलतियां दोहराएंगे तो बर्बादी यकीनी है जी। यानी वो 20 साल के तजुर्बे से जो उन्होंने देखा है अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर मुसीबत है। तो अक्लमंदी है, मैं ये कह रहा हूं अक्लमंदी उनके लिए ये है कि वो ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात रखकर हुकूमत चलाएं। और एक और आखिरी बात कि ये अफगानिस्तान पे कब्जा करना बहुत आसान काम था, वो तो बहुत आसान था। अब असल है आगे चलाना मुश्किल काम, अब मुश्किल काम है। महमूद साहब आपकी बारी। सबको साथ ये बगैर नहीं चला पाएंगे। जी, सबसे पहले तो आकू जी हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि कई दिनों से इस मौजू पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया में। मेरे ख्याल से सबसे पॉजिटिव और सकारात्मक जो डिस्कशन है वो आपके चैनल पर हो रहा है। पहली बात इसको अमल में लाना होगा और अभी कोई बहुत ही पुख्ता राय कायम करना कि वो ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेशंस और एंटिसिपेशंस हो सकते हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल सही है, शाहीन साहब ने कहा है कि वो अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन तालिबान का एक और विंग भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके जो सरबराह हैं उनका एक बयान आया था
कि हम तो हिंदुस्तान को भी परेशान करेंगे, वो तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तो ये बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन, इंटरनल आवाजें आ रही हैं, और अभी बहुत सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, तो ये धीरे धीरे सेटल होगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर जैसा जफर साहब कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनको तालिबान से डीलिंग का तजुर्बा है लंदन में, उनसे पहले उनके जो लीडरान थे वगैरह से, तो उनको तो फर्स्ट हैंड इनका एक्सपीरियंस है। हम लोग तो जो टीवी पर देखते हैं, जो अखबार में पढ़ते हैं, जो मैगजीन में, उससे हमको इस बात का तजुर्बा है। लेकिन जो उन्होंने सरकार बनाई है अभी तक, उन्होंने तो इमारात बनाई है, एमिरेट बनाई है वहां वो, और उस पर वो पूरी तरह से जो सख्त किस्म के इस्लामी कानून होते हैं उसको वगैरह को लागू करेंगे। इसलिए ये तवक्को करना कि वो बहुत सेकुलर गवर्नमेंट होगी, बहुत इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वैसा बिल्कुल नहीं। वैसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं खुदा करे वैसे ही हो जैसा जफर साहब कह रहे हैं, सबके लिए अच्छा है। तालिबान हमारे पड़ोसी हैं, तालिबान से पहले वहां के अफगानिस्तान के नागरिक हमारे पड़ोसी हैं भाई, वो भी हमारा हमसाया है, उनकी भी हम फलाह व बहबूद की तवक्को रखते हैं, दुआगो हैं उसके लिए। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि बहुत सेकुलर और इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां बनेगी, क्योंकि जिस तरह के एलिमेंट्स वहां पर हावी है, अभी आपने अभी खुद ही फरमाया, मदरसों के कुछ पुराने स्कॉलर्स हैं जिनकी राय वो बहुत मानते हैं। मदरसों के स्कॉलर, मैं उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी जो इल्मी जो नौयत होती है, वो अपनी फील्ड के तो माहिर होते हैं, और उस महारत में जो है वो अपनी तरह से सोचते हैं। तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो बहुत सेकुलर बड़ी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये अभी तवक्को रखना जरा सा अर्ली होगा। लेकिन अभी तक के जो इंडिकेशन है, और जैसा जफर साहब ने फरमाया, तो वो सब तो अभी तक अच्छे ही है। और भारत सरकार की जो पॉलिसी इस सिलसिले में है वो बहुत मुनासिब है कि वेट एंड वॉच, सबसे बातचीत करो। हिंदुस्तान का इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, हमने वहां बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं वहां के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, और वो खत्म नहीं हुए, वो वेस्ट नहीं हुए, उसके आगे भी हमारा इंटरेस्ट होगा। वहां इतना बड़ा मुल्क है, लोग कहते हैं वहां बहुत बड़े बड़े खजाने हैं, मिनरल्स का भंडार है जो कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो वो सिर्फ चीन थोड़ी ले जाएगा, उसमें हमारी भी भागीदारी होगी, हम भी जाके वहां एक्सप्लोर करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, वेट एंड वॉच। और अगर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, और तालिबान के जो भी नुमाइंदे हैं वहां पर, अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, अब वो हैं तो उनसे आपको बात करनी होगी। और सही तरीका है कि उनसे बैकडोर चैनल्स के हिसाब से उनसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस वक्त वहां हिंदुस्तानी जानों में ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। वहां कुछ सिख भाई हैं हमारे, कुछ हिंदू भाई हैं जो वहां फंसे हुए हैं, और भी लोग हैं मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लोग काम करने वाले हैं। बड़े बड़े मुल्क तो फौरन ले गए अपने अपने लोगों को, उनके पास वसाइल और सहूलतें ज्यादा हैं। लेकिन हमारे मुल्क की भी जो एयरलाइंस और एयरफोर्स ने बड़ा कारनामा किया, बहुत ज्यादा लोगों को निकाल के लाए। लेकिन अब भी जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी जानों की जो कीमत है उसको मद्देनजर रखते हुए हमको बहुत कदम फूक फूक के रखने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सभी लोग इसमें, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। अब ये जो तस्वीर जो आगे जो खुलेगी, जो अनफोल्ड होगा, उसको देखा जाएगा। अभी तक के जो तस्वीर है वो बहुत कोई मायूस कुन नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। इससे लगता है कि आगे शायद हालात और अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे तो हम सब कुछ हैं इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जी इमाम साहब, अब ये भी एक आशंका जताई जा रही है आपको जी, है जी, आवाज आपको आ रही है? नहीं, बहुत कम, बहुत धीमी आवाज है। अच्छा, इमाम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ इमाम साहब, ये अभी जो एक आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ नया तैयार हो रहा है, जैसा कि महमूद साहब ने बीच में एक बात भी की थी, वो थी जिसमें ये गठजोड़ में ये बताया कि वो देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या आपको अभी ऐसी आशंका नजर आती है, या ये कि ये कभी ऐसी हवा हवाई की बात ज्यादा नजर आती है? देखिए, अभी मुझे लगता है कि अभी हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। इसका जवाब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारे पर्दे खुलने बाकी हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि चूंकि ये लोग जो हैं तालिबान हैं, ये बदल जाएंगे, इनकी आदतें बदल जाएंगी, तो इसमें मेरा कहना है कि हैबिट्स नेवर डाई। तो मुझे लगता है कि जो उनके अंदर जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी। मुझे इस पर अभी इंतजार करना होगा हम सब लोगों को समझने के लिए। जहां तक तालिबान है,
तालिबान को जो दिखाया जा रहा है, इसके पीछे के जो लोग हैं, जो पीछे काम हो रहा है, अभी तो उसको भी समझने की जरूरत है। उनकी बैक में कौन है, ये सारी चीजें किस तरह से हो रही हैं, तो उसके लिए हमें अभी शायद मुझे लगता है कि अभी वक्त का और इंतजार करना होगा। और इस समय जो भारत की जो पॉलिसी है वेट एंड वॉच की, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही पॉलिसी है। और मैं तमाम अभी मुझे शायद कोई कह रहा था, अभी मैं इसी पे सुन रहा था कि कुछ लोग हैं जो कि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं भारत के अंदर, मुसलमान। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग, 2-4 लोग होते हैं खराब, तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं होती है। तो हिंदुस्तान का, भारत का तकरीबन मुसलमान, हर भारतीय भारत की पॉलिसी के साथ है, भारत की डिप्लोमेसी के साथ है। जफर साहब, जो फिरंगी महल के खालिद रशीद साहब थे, या मौलाना असर मदीनी साहब थे, या समाजवादी सांसद सफीरुर रहमान साहब थे, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, आन पड़ी एकदम से उनको कि वो एकदम से, एक तो प्रतिक्रिया देने की आदत हमारे देश में कुछ ज्यादा ही हो जाती है कभी कभी, चाहे वो हिंदुओं का समर्थन हो या मुसलमानों का समर्थन हो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एक आदत है कि एक चीज हुई, धड़ से अभी भारत सरकार की या देश की कोई प्रतिक्रिया, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक नहीं आई है कि क्या करना क्या नहीं चाहिए। बैकडोर हमेशा विदेश के नीति में बातचीत होती रहती है, दुश्मनों से भी हमेशा होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी। और उसके बाद नसीरुद्दीन साहब ने, नसीर भाई ने भी अपनी एक वीडियो जारी कर दिया उन सबको लानतें भेजते हुए। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों की अभी जरूरत थी, या ये है कि कोई आदमी अपनी इमेज खराब अच्छी कर रहा है, अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहा है, या एक आदमी कोई अपनी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक कर रहा है? बहुत जल्दबाजी में हैं लोग, बहुत ज्यादा जल्दबाजी। जफर साहब आप। हाँ जी जी जी। देखिए, ये जो नाम लिए आपने, अभी आपने, ये कितने हैं? और बिल्कुल मौलाना की जो बात है कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में कितने लोग हैं, ये कुल 10-12 लोग हैं। और असल में क्या है कि वो जल्दबाजी नहीं, वो 2 मिनट की जो मिल जाती है ना, आजकल कैसा है, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, भाई टीवी में आ जाओ। और ऐसा हो गया है ना कि आप सही बात करो तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वाहियात किस्म की बात करो तो फौरन आप आ जाओगे, छा जाओगे। तो ये इनकी सबकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रही बात बिल्कुल यानी जल्दबाजी, भाई पाकिस्तान का तो ताल्लुक है, यानी मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी जो नाम लिया आपने कि तालिबान इन हजरात को गिनते भी नहीं है कुछ, ना इनका तालिबान से कोई ताल्लुक है, ना कभी मिले, ना तालिबान इनको कुछ समझते हैं। पाकिस्तान के जो इस्लामिक स्कॉलर जिनका मैं जानता हूं उनको डायरेक्टली, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इंग्लैंड रहा हूं 7 साल, और बाद भी जब मैं दुबई और कतर और सऊदी अरब जाना होता था तो मुझे मालूम था उनके ताल्लुकात थे। जिनके ताल्लुकात थे वो भी एक लफ्ज नहीं बोले, यानी उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। और हमारे यहाँ वो लोग के जो तालिबान को जानते नहीं है, तालिबान से कोई उनका ताल्लुक नहीं है, ना तालिबान उनको कुछ समझते हैं, और बिल्कुल आकर वो सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल बहुत ही यानी बेवकूफाना हरकत थी एक। और दूसरा कि भाई हिंदुस्तान हमारा जो है, हमारा मामला तो वो होना चाहिए हमेशा जो हमारी हुकूमत हो। हमारी हुकूमत जो करेगी हम उस पर आमन्ना सद्दक ना करेंगे। और हमारी हुकूमत का जो रवैया है कि भाई देख रहे हैं, अभी वो कोई लफ्ज नहीं बोले हमारी हुकूमत की तरफ से, ना उनके खिलाफ कुछ बोले हैं अभी तक, ना उनकी तारीफ में कुछ बोले हैं, बस एक भाई कि हम देख रहे हैं। और ये सारे मुल्क देख रहे हैं, यानी अभी इस्लामी मुल्क जो है दुनिया में, उनमें से भी किसी ने तालिबान को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और ये हमारे बेचारे लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी है, और वो बिल्कुल मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। तो वो एक जल्दबाजी में, जिसको मैं यूं कहूंगा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा मामला है। भाई तालिबान वहां है जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर है कोई तो वो हमारी हुकूमत का होगा। तो मैं समझता हूं कि वो जल्दबाजी नहीं, बेवकूफी भी थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, महमूद साहब आपके लिए तो ये फ्रेज आप अक्सर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब इसके बाद आपको क्या लगता है, खास तौर से नसीर साहब का जो वीडियो आया है उसको देखने के बाद, क्या इन लोगों में
कोई जो उबाल था वो ठंडा पड़ेगा, या हम लोगों की बातचीत के बाद आप सब लोग इतने काबिल लोग हैं जो इतनी बातचीत कर रहे हैं, ये बात ठंडी पड़ेगी, या कि उसमें कुछ और भी होने की आशंका अभी आप देखते हैं? और खासतौर से आप कल्चर बाजार जो चलाते हैं उसको, उसके मद्देनजर, कल्चर के मद्देनजर। जी, इसका असल में यह है, आपने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसके आगे एक और भी मुहावरा है, वो ये है कि काजी जी दुबले शहर के अंदेशे में। बर्क साहब का क्या लेना देना? जफर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, बर्क साहब को क्या लेना देना? अरे कोई किसी पार्टी में कोई स्प्लिट थोड़ी हुआ है जिसको आप अपने स्टेट लेवल पर इसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसको आप नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये मुल्कों का मामला है भाई, बड़े लोगों की बातें हैं, इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये हैं तो मुट्ठी भर लोग, लेकिन ये पब्लिक फिगर्स हैं बड़ी, ये नुमाइंदे, आप हम कह रहे हैं कि हमारे जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, लेकिन समाज में, सरकार में इनको नुमाइंदा समझा जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वही तो एक सबसे ज्यादा नुमाइंदा तंजीम है हिंदुस्तान में। सारी बातों में सरकार मुस्लिम अफेयर्स पर उनसे बातचीत करती है। अगर उसके एक स्पोक्स पर्सन ऐसा बयान देते हैं जिसको पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा उनका पर्सनल बयान है, हमारा उसका बोर्ड का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, तो उसकी एक अहमियत तो होगी। जैसे हम बयान दें तो अहमियत नहीं होगी, लेकिन नसीर साहब ने बयान दिया तो अहमियत हो रही है। कोई नसीर साहब ना कोई डिप्लोमेट हैं, ना कोई स्कॉलर हैं, ना कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन बड़े मशहूर आदमी हैं, उनकी बात जो कही जाती है उसको लोग सुनते हैं। इसी तरह से इन मौलाना ने जो बात कही है उसको लोग सुनते हैं, इसलिए इनको मीडिया, और मीडिया भी उसमें घी में डालता है, जाके फॉरेन न्यूज से पूछने लगते हैं भाई आपकी क्या राय है। जब किसी से पूछोगे तो वो उसका जवाब भी देंगे। इन लोगों को एहतियात से काम लेना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि भाई आप फॉरेन मिनिस्ट्री जाइए, वहां पूछिए हमसे क्या पूछ रहे हैं। कोई हमारे रिकग्निशन का, हमारे सपोर्ट का तालिबान कोई मोहताज है? जो सबका स्टैंड होगा इस मुल्क में वो हमारा भी स्टैंड होगा। लेकिन नहीं, जैसा जफर साहब ने कहा कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2022 में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश में है, और उसी में सब जो है वो मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन आज का ये आपका जो ये डिस्कशन हो रहा है हम चार लोगों के बीच में, अगर इसको हिंदुस्तान के सारे चैनल दिखाएं तो बहुत सी गलतफहमियां जो है वो साफ हो जाएंगी। इतना, क्योंकि सारे चैनल, हम बहुत सहज महसूस कर रहे हैं आपके इस चैनल पे बातचीत करने के लिए। हमें अक्सर क्या, कभी कभी और चैनल पे भी बुलाया जाता है तो हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक दूसरे की आवाज पे लोग बोल रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दोनों पार्टियां बन गई, स्क्रीन पे दो लोगों के फेस आ गए, लिख दिया बीच में वर्सेस, और लीजिए वहां पार्टी बंदी हो गई। वहां कोई स्कूल की और रीजन की बात नहीं हो रही, पार्टी बंदी हो गई, फॉर एंड अगेंस्ट, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस तरह के डिस्कशन जैसे आज आप कर रहे हैं, इस तरह के डिस्कशन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे होने चाहिए, टेलीविजन पर, ताकि लोगों को बातें मालूम। इलियासी साहब एक बड़ी नुमाइंदा मुसलमानों की तंजीम है, हम जानते हैं इनको, एक अरसे से ऑल इंडिया इमाम जो काउंसिल है वो है, इनकी कही हुई बात, मस्जिदें गांव गांव में इनकी फैली हुई है, इनकी कही हुई बात अहमियत रखती है। इनकी जफर साहब हैं, उसके उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, जो तो इनकी अहमियत रखती है। जी बिल्कुल, आप सभी लोग क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में बड़े आदमी हैं, मैं बड़ा आदमी इसलिए कहता हूं कि बहुत सारा काम किया है आपने, आपकी लोग बात मानते हैं। और आज की बातचीत से कम ये तो चीज साफ हुई, ये कहीं किसी भी तरीके से नुमाइंदगी ऐसे लोग नहीं करते हैं जो देश के खिलाफ। और असली चीज ना हिंदू होनी चाहिए, ना मुसलमान होनी चाहिए, देश होना चाहिए, और देश के मद्देनजर ही ये बात की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।